हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माई क्लासेस। बेटा, आज मैं आपकी 9th क्लास का एक चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ जिसका नाम है डेमोक्रेटिक राइट्स। ठीक है, ये चैप्टर मैं डिटेल में इसी वीडियो में फुल फ्लैज आपको समझाऊंगा विद स्पेशल नोट्स। और आपको इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। मतलब एग्जामिनेशन में जाओगे, अगर आप ये वीडियो देख के जाते हो तो आपके सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो रिवीजन आपने करनी है और स्पेशल नोट से मैंने आपको समझाना है। इससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। और उससे पहले मैंने एक सीरीज शुरू की है जिसमें मैं आपकी सेल्फ स्टडी के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हिंदी में लाइन टू लाइन समझाऊंगा। ठीक है, ये स्पेशल नोट्स में आपको कोई भी क्वेश्चन बाहर देखने को नहीं मिलेगा, इसकी मैं 100% गारंटी लेने को तैयार हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले मैंने काफ़ी 9th क्लास के ऑलमोस्ट मेरे को लगता है मैंने कंप्लीट कर ही दी है 9th क्लास की हिस्ट्री को छोड़ के, बाकी सभी वीडियो को अपलोड कर दिया है। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पर सेक्शन डिवाइड आपको आसानी से मिल जाएगा 9th क्लास के, जियोग्राफी के, हिस्ट्री के, सिविक्स के, कोई भी कौन से भी आप वहाँ पर अच्छी तरह देख सकते हो। तो हम चैप्टर को शुरू करते हैं। बेसिकली ये चैप्टर है डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में जो राइट्स मिलने शुरू हुए हैं उसके ऊपर है। ठीक है, ये चैप्टर बड़ा आसान तरीके से मैं समझाऊंगा। तो बेसिकली ये जो चैप्टर है इसकी शुरुआत 3 देशों की एग्जाम्पल के तौर पे दी गई है। इसमें क्या है, सबसे पहले मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। इसमें क्या है, 3 कंट्रीज़ के बारे में बताया गया है कि क्यों डेमोक्रेटिक राइट्स की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, हर एक चीज़ का कारण होता है, वैसे ही किसी भी देश में हमारे जो राइट्स हैं, कितने राइट्स होते हैं टोटल, ये सारा आगे जाके बताऊंगा। मतलब ह्यूमन के जो भी राइट्स होते हैं वो क्यों बने, क्या कारण था उसके पीछे। तो बेसिकली कारण बहुत थे। तो बेसिकली आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 3 देशों की ऐसी सिचुएशन यहाँ पर बताई गई है जिसके चलते हुए लोगों को लास्ट में डेमोक्रेटिक राइट्स मिले। डेमोक्रेसी क्या होता है? डेमोक्रेसी होता है जब लोगों द्वारा चुनी गई सरकार चलती है। राइट्स मतलब अधिकार। आई होप ये सिर्फ नेम का मतलब आपको अच्छी तरह समझ आ गया। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं आगे फर्दर। जैसे मैंने आपको बताया था, ये जो चैप्टर है वो बेसिकली शुरू होता है 3 कंट्रीज़ की एग्जांपल में। ठीक है, रीडर में आपको बड़ा कंफ्यूजिंग है, यहाँ पर मैंने विद ट्रिक्स विद स्पेशल नोट्स आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली 3 कंट्री है, ज़्यादा बोझ नहीं दिमाग में डालना। तो यहाँ पर 3 कंट्रीज़ की बात की गई है अबाउट इन फ्रेगमेंट्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स, जहाँ पर इन फ्रेगमेंट का मतलब होता है कि ह्यूमन के जो राइट्स होते हैं, ठीक है, उसको क्या किया गया, उसको अच्छी तरह छीन लिया गया था, जिसके चलते हुए लास्ट में सभी को राइट्स मिल गए थे। कौन से राइट्स मिले थे ये हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो 3 देशों की एक स्टोरी आपने याद रखनी है। कौन कौन से हैं यहाँ पर? एक प्रिजन का नाम है, सबसे पहले जो स्टार्टिंग होती है 3 कंट्री जैसे मैंने बताया है। एक प्रिजन है, प्रिजन का नाम है गुआंटानामो। ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन कई कुछ और है, तो आपने प्रोनाउंसिएशन के ऊपर ध्यान देना है। और स्पेलिंग क्या है? GAUNTANAMO। ठीक है, ये एक बे है यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। ये क्यूबा कंट्री है और क्यूबा कंट्री में एक जेल है, ठीक है, गुआंटानामो। वहाँ पर क्या हुआ था, क्या लोगों के साथ बुरा हुआ था, वो मैं सारा डिस्कस करूँगा यहाँ पर। तो बेसिकली ये फुल चैप्टर एक ही वीडियो में मैं कवर करवाऊँगा। ठीक है, तो बेसिकली हुआ क्या था, जो यूएस फोर्सेस थी, यूएस मतलब यूएसए की, ये देखो यहाँ पर मैंने जैसे मैप लगाया है, यूएसए का ये मैप है। यूएसए से थोड़ी सी दूर जाके क्यूबा में एक जेल पड़ती है जिसका नाम क्या है? गुआंटानामो बे। ठीक है, एक प्रिजन है। तो बेसिकली हुआ क्या था, यूएस आर्मी ने ना सीक्रेटली पिक कर लिया गया था। 600 लोगों को वो उठा के ले गई थी। क्यों? क्योंकि उनको सिर्फ शक था कि जो न्यूयॉर्क में जो अटैक हुआ है, न्यूयॉर्क का अटैक कब हुआ था? 11 सितंबर 2001 को। उसके बिहाफ पे 600 लोगों को यूएस आर्मी क्या करती है, गुआंटानामो बे में उनको क्या करती है, बंदी बना के रख लेती है।
ठीक है। तो बेसिकली यहाँ से स्टार्टिंग होती है, जैसे हमारा फंडामेंटल राइट है ना, हमें राइट टू लिव, जीने का अधिकार है, वो हमें कोई भी नहीं छीन सकता। वो मैं आगे जाके डिस्कस करूँगा पूरी डिटेल में। बेसिकली आपने 3 कंट्रीज़ के बारे में याद रखना है। एग्जाम्पल दी है कि 3 देशों में इन फ्रैगमेंट किया था फंडामेंटल राइट्स का, जो बाद में एक संस्था बनी थी, वो मैं बताऊंगा कौन सी, जिन्होंने क्या किया था, लास्ट में ह्यूमंस को राइट दे दिए। और वो कौन कौन से राइट्स थे ये हमने डिस्कस आगे करना है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गई। तो बेसिकली आगे मैं डिस्कस करता हूँ यहाँ तक। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गया है। तो प्रिजनर को वहाँ पर बंदी बना के रखा गया, ठीक है। वहाँ पर उनके ऊपर बड़े ज़्यादा अत्याचार किए जाते थे, उनको सेफ़ वाटर नहीं दिया जाता था, ठीक है, गंदे काम करवाए जाते थे। तो वहाँ पर क्या है, प्रिजनर सफरिंग इन गुआंटानामो बे। सफरिंग का मतलब क्या होता है, बड़े ज़्यादा परेशान हो गए थे, ठीक है। ये थी एक कंट्री की स्टोरी। ये एक कंट्री की स्टोरी, फिर दूसरी कंट्री की आएगी, फिर तीसरी कंट्री की स्टोरी आएगी। ऐसे चलते हुए लास्ट में सभी को ह्यूमन राइट्स दिए जाएंगे, इसको देखते हुए, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गई। तो एक आपने टर्म याद रखनी है, एमनेस्टी इंटरनेशनल। क्या बोला है, AMNESTY इंटरनेशनल। इसके ऊपर आपको एग्ज़ाम में एक आधा क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है, ठीक है। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है, एन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएगी, जैसे मैंने पहले बताया ना, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, बाद में ये देखा गया हाँ अभी लोगों के साथ गलत हो रहा है, उनको न्याय मिलना चाहिए, तो बहुत सारी संस्थाएं बन जाती हैं, ठीक है। तो बेसिकली एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या थी, एक संस्था थी, उसका काम क्या था, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन थी। मतलब ह्यूमन को उनके राइट्स मिलने चाहिए, ऐसे बंदी बना के नहीं कोई लेके जा सकता। अगर कोई किसी को शक पे मतलब किसी के ऊपर शक है तो ऐसे नहीं उसको पुलिस उठा के ले जाएगी, ठीक है। बहुत सारा प्रोसीजर है, कोर्ट्स हैं हमारे, ठीक है। अगर वो उसको दोषी देते हैं तभी उसके साथ कोई गलत होना चाहिए। आई होप ये फर्स्ट देश की स्टोरी और क्या है आपको एमनेस्टी इंटरनेशनल जो टर्म है वो पता चल गई। उसके बाद बात करते हैं सेकंड कंट्री। सेकंड कंट्री सऊदी अरेबिया। आई होप ये नाम आपने सुना होगा। सऊदी अरेबिया अगर आपने मैप में देखना है, ये वर्ल्ड मैप है, ठीक है, यहाँ पर पड़ता है सऊदी अरेबिया, ठीक है। तो वहाँ पर दिक्कत क्या थी, 3 देश हैं, कोई आपने टेंशन नहीं लेनी, आपने स्टोरी की तरह इसको सुनना है, ठीक है। दूसरा देश कौन सा है, सऊदी अरेबिया। यहाँ पर रूल ऑफ हेराल्डी किंग, इसको बोला जाता है किंग। किंग का वहाँ पर राज था, मतलब उसका बेटा आ जाएगा, हेरिडिटी में चलता था। ये बुरी बात होती है, ऐसे क्या है लोगों को न्याय मिलता ही नहीं है। मान लो राजा है, उसका बेटा बन जाएगा आगे, फिर उसका बेटा बन जाएगा, ये ऐसे चलता रहेगा। जब डेमोक्रेसी आएगी तभी लोग सिलेक्ट करेंगे कि हाँ हमने इसको वोट देनी है, वही हमारे को संभालेगा, ठीक है। तो एक तो बुरी बात ये थी, इसीलिए ज़रूरत थी ह्यूमन राइट्स की। दूसरा, सिटीज़न कैन नॉट फॉर्म पॉलिटिकल पार्टी। हाँ, जो सिटीज़न थे, आम लोग थे, उनको कोई भी हक नहीं था कि वो कोई भी प्रकार की पॉलिटिकल पार्टी बना दे। मतलब जो राजे ने करना है उसको वही पसंद है, ठीक है, वो दूसरा कोई भी नहीं सहन कर सकता। तो बेसिकली अगला है नो फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है। आपको क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है कि सऊदी अरेबिया में क्या क्या प्रॉब्लम थी, तो आपने ये सारी प्रॉब्लम लिखनी है जो मैं आपको एक एक करके समझा रहा हूँ। तो बेसिकली थर्ड पॉइंट है यहाँ पर नो फ्रीडम ऑफ रिलीजन, किसी भी धर्म को कोई भी छूट नहीं थी। मान लो फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, मान लो हिंदू कोई किंग है, ठीक है, वहाँ पर तो हिंदू क्या है, सिर्फ हिंदुओं की सुनेगा। वहाँ पर दूसरे और धर्मों को कोई भी इजाज़त नहीं है कि कोई भी काम कर सके विदाउट परमिशन। लास्ट वन इज़ अ वर्स्ट कंडीशन ऑफ वुमेन। वहाँ पर जो वुमेंस की थी सऊदी अरेबिया में, वो बड़ी ज़्यादा बुरी दशा थी। तो इसीलिए ये सारा देखते हुए, 2 देशों की स्टोरी देख ली हमने, ये सारा देखते हुए क्या किया, ह्यूमंस को लास्ट में राइट्स मिल गए थे। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गई। अगर समझ आ रही है तो क्या है, आप लाइक शेयर एंड आल्सो सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। तो बेसिकली अगली स्टोरी है कंट्री कोसोवो, ठीक है। कोसोवो प्रोविडेंस थी। यहाँ पर एक ये मैंने मैप लगाया है, मैप मैंने लगाया ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। तो कोसोवो एक देश है,
प्रोविडेंस कि कहाँ से है, ये किससे रिलेटेड है। जैसे इंडिया से रिलेटेड है पंजाब, वैसे ही कोसोवो किससे रिलेटेड है, योगशिला। ठीक है, YUGOSLAVIA। ठीक है, इसको कैसे भी प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं, नो मैटर, आपने बस स्पेलिंग के ऊपर ध्यान रखना है। तो बेसिकली ये कंट्री ना, ये जो कोसोवो कंट्री है, जिसमें क्या प्रॉब्लम थी, अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट आएगा मेजॉरिटी का। मेजॉरिटी का मतलब होता है ज़्यादा, ठीक है, और माइनॉरिटी का मतलब होता है कम। ये कंट्री में ना सर्ब लोग ज़्यादा लेते थे। सर्ब एक कैटेगरी है, जैसे हम इंडिया में बात करें कि इंडिया में कौन कौन से लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वैसे ही इस कंट्री में मेजर लोग कौन से रहते थे, सर्ब, SERBS। ठीक है, सब लोग रहते थे। और उसका जो लीडर था वो नैरो माइंडेड था। लीडर नैरो माइंडेड यहाँ पर क्या दिया गया है, छोटी सोच वाला। ठीक है, उसका नाम क्या था, मिलो। उसके नाम की आगे लिखा होगा मिलो, मुझसे मत मिलो, वो ऐसा बोलता था, मिलोसिव। ठीक है, हेड था। और वो किसको हेट करता था, अल्बानियंस को, ALBANIANS। ठीक है, अल्बानियंस। अब पता है क्या है, यहाँ पर आपको ये कुछ वर्ड्स डिफ़िकल्ट लग सकते हैं, पर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, आप 2-4 बार इसको सुनोगे तो आपको ये आसान लगेगी। जैसे इंडिया की बात करें, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अब ये तो हमें आती ही है। अब वहाँ पर एक तो सरब है और एक अल्बेरियंस है। ठीक है, ये 2 कैटेगरी के लोग रहते थे वहाँ पर। और जो उसका लीडर था वो किसको हेट करता था, अल्बेरियंस को। ठीक है, अब देखते हैं उसके साथ उसने क्या किया। तो बेसिकली उसने क्या किया, देन किल मैनी अल्बेरियंस। ठीक है, अब वही बात हुई, जो उसका लीडर था, वो लीडर कौन था, सर्ब लीडर था। और हेड क्या किसको करते थे, इसको, अल्बेरियंस को। तो उसका क्या कर दिया उसने, बोथ अल्बेरियंस को मरवा दिया। ठीक है, एथनिक मस्कर, हत्याकांड ऑफ कोसोवो। कोसोवो में रहने वाले कौन से लोग, अल्बेरियंस को किसने मरवा दिया, सर्ब के जो लीडर है उसका नाम क्या है, मिलोसिव। ठीक है, इसको मरवा दिया। तो यही चलते हुए 3 देशों की आपके चैप्टर में एग्जांपल दी गई है कि क्या किस देश में बुरा चल रहा था, जिसको देखते हुए लास्ट में सभी को ह्यूमन राइट्स मिल गए। मतलब ह्यूमन राइट्स मिलने का मतलब कि राजे महाराजाओं का राज खत्म हो गया और डेमोक्रेसी आ गई। इसीलिए इस चैप्टर का नाम पड़ा है डेमोक्रेटिक राइट्स, जो डेमोक्रेसी के बेस के ऊपर राइट्स मिले। ठीक है, आई होप ये 3 स्टोरी का आपको अच्छी तरह समझ आ गया। ठीक है, आपका 25% चैप्टर यहाँ पर कवर होता है कि 3 देश का उन्होंने बता दिया क्या क्या प्रॉब्लम थी। अब इसको प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, सभी को राइट्स देके। अब ये देख लो, यहाँ पर मरवा रहे ना ऐसे। अब अगर डेमोक्रेसी होगी तो कोई किसी को नहीं मरवा सकता। ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या सीखा है, लर्न फ्रॉम दी स्टोरीज। ये हाँ जी, जो पीछे है ना बेटा, यहाँ पर 3 कंट्री। तो आपको क्वेश्चन कैसे आ सकता है, प्रिजन के बारे में बताओ, क्या प्रॉब्लम थी, क्या कितने लोगों को पकड़ के ले गए, क्यों ले गए, क्या कारण था। ठीक है, तो वहाँ पर जो प्रिजनर थे क्या सफरिंग करते थे। एमनेस्टी इंटरनेशनल के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। और आपको आ सकता है सऊदी अरेबिया में क्या क्या प्रॉब्लम थी जिसके चलते हुए सभी को राइट्स मिले। और थर्ड आपको आ सकता है कोसोवो में क्या प्रॉब्लम थी। ये सारा आपने लीडर वाली स्टोरी यहाँ पर लिखनी है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गया। उसके बाद बात करते हैं लर्न फ्रॉम दी स्टोरीज़। अब दी स्टोरीज से हमें क्या सीखने को मिलता है, ये मैं यहाँ पर जूम कर देता हूँ। क्या सीखने को मिलता है, एक तो डेमोक्रेटिक और एक सभी को राइट्स मिलने चाहिए। डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोगों द्वारा चुनी गई सरकार, और राइट्स मतलब हमारी डेमोक्रेसी में हमें कुछ राइट्स मिले हैं, वो जो आगे डिस्कस करेंगे। तो डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक ऐसी फॉर्म है ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पीपल चूज देयर लीडर बाय वोटिंग। वोट द्वारा चुनते हैं अपने लीडर को, उसको क्या बोला जाता है, डेमोक्रेटिक। अब राइट्स की बात करें, अब राइट्स क्या है आपका, अगर आ जाए व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ राइट्स, तो आपने लिखना है नेसेसरी फॉर डेमोक्रेसी। अगर डेमोक्रेसी की बात करेंगे तब हमारे पास राइट्स होने चाहिए। कितने राइट्स हैं मैं ये सारा बताऊंगा आगे, एक एक चीज़ सभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली राइट्स क्या है, राइट्स आर रिस्पॉन्सिबल है क्लेम ऑफ पर्सनल रिकॉग्नाइज्ड बाय द सिक्योरिटी सेंशर्ड बाय लॉ।
जो हमें लॉ प्रोवाइड करते हैं राइट्स, ठीक है, हमारी रिकॉग्नाइजेशन है। जैसे मैं कोई भी एक राइट्स की बात करता हूँ, जैसे राइट टू लिव, जीने का अधिकार। अब मेरे को जीने का अधिकार है, मेरे को कोई भी किडनैप करता है, कोई भी बुरा काम करता है, मेरे को कोई भी कुछ करता है तो उसके लिए सज़ा है, ठीक है। वो आगे क्या है मैं सारा डिटेल में बताऊँगा। तो आपको आई होप डेमोक्रेटिक और राइट का अच्छी तरह मतलब पता चल गया, ठीक है। आपको अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द टर्म डेमोक्रेटिक तो ये लिख देना, अगर आता है एक्सप्लेन द टर्म राइट्स तो ये राइट्स की डेफिनेशन है कि हमें जो लॉ कानून देता है जिसके ऊपर हम क्लेम कर सकते हैं। क्लेम का मतलब क्या है, कोर्ट में केस कर सकते हैं। मालूम मेरे को किसी ने किडनैप कर दिया तो मेरे घर वाले क्या करेंगे, FIR लिखाएंगे, तो वो सारा कोर्ट में मामला जाएगा कि किसने मेरे को किडनैप किया। तो जैसे आप क्राइम पेट्रोल में देखते ही हो बहुत सारी बातें वहाँ पर होती है राइट्स से रिलेटेड। तो बेसिकली जो फंडामेंटल राइट्स हैं होते कितने हैं ये आगे सारा डिस्कस करेंगे। फंडामेंटल राइट्स की क्या क्या विशेषताएं हैं वो हम डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ द करैक्टरिस्टिक ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ये ऐसे क्वेश्चन बन के आ सकता है। तो फंडामेंटल राइट्स क्या है, जस्टेबल है, जिसके ऊपर हम न्याय ले सकते हैं, वो फंडामेंटल राइट कहलाते हैं। यूनिवर्सल, सभी के लिए एक है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो काला है, चाहे वो गोरा है, जो मर्जी है, ह्यूमन राइट्स सभी को इक्वल मिलेंगे। दूसरा, बेस ऑफ डेमोक्रेसी, जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमारी डेमोक्रेसी का आधार है, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन, उसमें बहुत सारी मनाहियाँ होती हैं, ठीक है, बहुत सारी मनाहियाँ होती हैं। जैसे फंडामेंटल राइट कोई भी ले लो, राइट टू प्रॉपर्टी तो अब नहीं है हमारा फंडामेंटल राइट। राइट टू लिव, जीने का अधिकार है, उसमें रिस्ट्रिक्शन क्या है, हम किसी की फंडामेंटल राइट्स को छीन नहीं सकते, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन है। सस्पेंडेबल, सस्पेंडेबल का मतलब होता है हमारे फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है अगर कोई इमरजेंसी आती है। सस्पेंड मतलब रद्द किया जा सकता है। अब इसकी लाइव एग्जांपल है कोविड, ठीक है। कोविड हुआ, कोविड फैला, ठीक है, तो क्या था, हमारा एक फंडामेंटल राइट है राइट टू लिव। हम कहीं पे भी जी सकते हैं, कहीं पे भी जा सकते हैं, हम कहीं पे भी घूमने जा सकते हैं, हमें कोई भी रोकेगा नहीं। पर कोरोना फैलने से क्या हुआ था, लोगों के बीमारी फैल रही थी, बीमारी लोगों के ट्रांसमिटेड हो रही थी एक पर्सन से दूसरे पर्सन, तो हमारे फंडामेंटल राइट्स को क्या कर दिया गया था, सस्पेंड कर दिया गया था, ठीक है। अब ऐसे तो है नहीं, अगर मैं बाज़ार में जा रहा हूँ कोरोना के टाइम में जब लॉकडाउन लगा हुआ था तो मैं तो ये बोल सकता हूँ कि मेरे को तो अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, मैं कहीं पे भी घूम सकता हूँ। तो वो ऐसा बोलेंगे सर आपके जो फंडामेंटल राइट हैं वो सस्पेंड कर दिए गए हैं, ठीक है। जैसे पुलिस वाले नहीं बोलते थे तोड़ देंगे आपका कोना, कोना नहीं होने देंगे आपको कोरोना, तो पुलिस वालों ने पूरी हेल्प की है ये सस्पेंड करने में हमारा राइट, ठीक है। तो बेसिकली आगे आता है जो फंडामेंटल राइट्स है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गया। जो फंडामेंटल राइट्स है उसकी एक लास्ट में विशेषता क्या है, जो फंडामेंटल राइट्स है आर दोज बेसिक कंडीशन विच आर कंसीडर एसेंशियल फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ए पर्सन। अगर हमने किसी भी पर्सन की बात करें, डेवलपमेंट चाहिए तो फंडामेंटल राइट्स होना ज़रूरी है, ठीक है। अगर हमारे पास फंडामेंटल राइट्स ही नहीं होंगे तो 3 कंट्रीज जैसी एग्जांपल देखने को मिलेगी, या तो हमें कोई जेल में डाल देगा, या तो हमें कोई मरवा देगा लीडर, या हमारे साथ कोई भी बुरा हो जाएगा। तो इसीलिए फंडामेंटल राइट्स होना ज़रूरी है। आई होप ये कॉन्सेप्ट फंडामेंटल राइट्स का आपको अच्छी तरह समझ आ गया। तो बेसिकली अब बड़ी बात कर रही फंडामेंटल राइट्स में, तो बेसिकली अब बात करते हैं कि फंडामेंटल राइट्स कितने होते हैं, फंडामेंटल राइट्स होते क्या हैं, ठीक है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड है, उसमें थर्ड पार्ट में क्या है, फंडामेंटल राइट्स की इंफॉर्मेशन दी गई है। तो इसको क्या बोला जाता है, बेसिक लॉ ऑफ नेशन। नेशन मतलब पूरे देश को जो लॉ मानने पड़ते हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो टोटल पहले 7 थे, अब कितने रह गए हमारे 6। तो आपने जैसे जैसे मैं बोलता जाता हूँ वैसे वैसे साथ में आपने इसको रिवाइज करना है। आगे जाने से पहले अगर आपने ये नोट्स लेने हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप मेरे नोट्स विद माई लोगो और विदाउट माई लोगो भी डाउनलोड कर सकते हो। तो बेसिकली अगली बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की। तो फर्स्ट राइट है राइट टू इक्वालिटी, मतलब इक्वल है हम
ना तो कोई छोटा है, ना तो कोई बड़ा है, ना तो कोई काला है, ना तो कोई गोरा है, सभी को इक्वल राइट्स मिलेंगे। दूसरा है राइट टू फ्रीडम। हमें फ्रीडम मतलब कहीं पे भी जा सकते हैं, हम घूम सकते हैं, किसी भी देश में जा सकते हैं, कोई भी जगह जा सकते हैं, हमें कोई भी मना नहीं करेगा। ठीक है। थर्ड वन इज़ राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है हमारे साथ कोई भी धक्का नहीं कर सकता, जैसे छोटे बच्चों से काम करवाया जाता है। ठीक है। तो अगर आप भी कहीं पे देखते हो तो आप भी उस बंदे के ऊपर केस कर सकते हो कि मैंने देखा है कि छोटे से बच्चे से काम करवा रहे हैं, तो उसका राइट है। ठीक है। कौन सा राइट है? फ्रीडम है। उसकी आज़ादी को छीन रहे हैं काम करवा के, तो वो नहीं चलेगा। फोर्थ वन इज़ ए राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। हम कोई भी धर्म अपना सकते हैं। अगर मैं हिंदू हूँ तो शाम को मैं मुसलमान बन जाता हूँ तो मेरे को कोई कुछ नहीं बोलेगा। ठीक है। उसके बाद है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। हमारे क्या है, एजुकेशन रिलेटेड है। अब मान लो मैंने बीए पढ़ना है या जो ग्रेजुएशन करना है या मैंने बाहर जाके करना है, तो मैं कोई भी पढ़ाई पढ़ सकता हूँ, मेरे को पूरा पूरा हक है। ठीक है। और लास्ट वन इज़ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। इसको ध्यान से समझना, अगर हमसे कोई भी ये राइट्स छीनने की कोशिश करता है तो हमारा संविधान क्या करता है, उसके ऊपर हम कोई भी कार्रवाई कर सकते हैं। ठीक है। तो बेसिकली ये आपने याद रखना है एक फैक्ट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़। ये किसने बोला था? बी आर अम्बेडकर। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आता है कि ये जो राइट है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, ये किसने बोला था कि सभी का ये हेड होता है। जैसे मेरे से अब मान लो मैं बात करूँ राइट टू एजुकेशन, राइट टू फ्रीडम, घूमने का अधिकार है, कोई भी मेरे के ऊपर किडनैप कर देता है। ठीक है। तो बेसिकली ये जो लास्ट वन है सिक्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, हम कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग किसी भी कोर्ट में जा सकते हैं कि हमारा ये फंडामेंटल राइट छीनने की कोशिश की है, उसके ऊपर केस हो सकता है। ठीक है। आई होप ये 6 के 6 आपको अच्छी तरह समझ आ गए। एक बता देता हूँ, 7th पहले था राइट टू प्रॉपर्टी। मतलब प्रॉपर्टी के ऊपर हमारा अधिकार है, ये हमारा राइट था, ये लीगल राइट बन गया अब। ठीक है। आपने इतनी टेंशन नहीं लेनी, इस पहले 7 थे, अब 6 रह गए। ठीक है। तो बेसिकली आगे बात करते हैं। अब हमने बहुत सारे राइट्स पढ़ लिए, हमारे ये राइट्स हैं, हमारे वो राइट्स हैं। ठीक है। अब हम कुछ टर्म्स करेंगे जो आपके चैप्टर से रिलेटेड है, जो हम मना कर दे। ठीक है। बुरी चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है। हमारा जैसे राइट टू फ्रीडम है, आज़ादी है, आज़ादी को कोई छीनने की कोशिश करेगा तो कौन सी टर्म उसके ऊपर सूटेबल होगी। तो बेसिकली यहाँ पर समाज में कुछ बुराइयाँ हैं। एक बुराई है ट्रैफिकिंग। ये देखो, ये क्या मैंने पिक्चर लगाई है, यहाँ पर किसी को किडनैप करके लेके जा रहे हैं। तो ट्रैफिकिंग क्या होती है? सेलिंग एंड बाइंग, बेचना और खरीदना। किसको? ऑफ मैन, वुमेन, चिल्ड्रंस को, बच्चों को, महिलाओं को या बड़ों को क्या किया जाता है? इमोरल पर्पस के लिए, बुरे पर्पस के लिए खरीदा और बेचा जाता है। जैसे आपने सुना होगा कि किडनैप हो गया, उसकी 2 आंखें निकाल दी। तो इस सारी टर्म को क्या बोला जाता है? ट्रैफिकिंग। चाहे वो बच्चे की है, चाहे वो महिला की है, चाहे वो पुरुष की है, किसी मैन की है, तो इसको क्या उन्होंने वर्ड दे दिया है? ट्रैफिकिंग। अगर आपको आ जाए टर्म, एक्सप्लेन द टर्म ट्रैफिकिंग, तो ये सारी आपने लिखनी है। सेलिंग और बाइंग, किसी को खरीदना बेचना बुरे कामों के लिए। ठीक है। यहाँ पर लिखा है ना इमोरल। मोरल वैल्यू क्या आती है? अच्छी वैल्यू। इमोरल मतलब बुरी पर्पस के लिए। ठीक है। एक आपने टर्म याद रखनी है, याद रखना बेटा, NHRC, इसको बोला जाता है। अब पता है क्या है, अब बहुत सारी बुराइयां हैं, बुराइयां को रोकने के लिए बहुत सारी संस्थाएं बनी है, वो हमने याद रखनी है। बेसिकली ये चैप्टर में कुछ है, कुछ औखा तो है नहीं चैप्टर। पहले हमने क्या किया है, 3 देश किए, जिसको देखते हुए सभी को राइट्स मिले हैं। अब जो राइट्स मिल गए हैं वो किसने दिलवाए हैं, कौन से मिशन बने हैं, कौन से कमीशन बने हैं, वो हमने याद करने हैं। ठीक है। यही है चैप्टर। इसकी फुल फॉर्म क्या है? NHRC की, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। अब ये नाम पढ़ते ही पता चल जाता है, ये एक ऐसी संस्था है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिससे ह्यूमन राइट्स दिलवाए थे। 1993 को बनी थी।
अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट ने बनाई थी। प्रमोट ह्यूमन राइट्स, ये क्यों बनाई गई थी कि प्रमोशन की जाए ह्यूमन राइट्स की, ह्यूमन राइट्स को बताया जाए कि तुम्हारे ये सारे 6 के 6 राइट्स हैं, अगर तुम्हें कोई भी छीनने की कोशिश करता है तो उसके ऊपर तुम केस लगा सकते हो। ठीक है, अब एम क्या है, किसका एम, NHRC का एम क्या है, इट फोकस ऑन द हेल्पिंग द विक्टम्स। विक्टम्स क्या होते हैं, जो लोग शिकार हो चुके हैं। मान लो मैं किडनैप हो गया तो मैं एक विक्टम हूँ, अब मेरे को जो भी न्याय मिलेगा वो जज ने देना है। ठीक है, ये इसके ऊपर अगर 2 तरह से क्वेश्चन आ सकता है, एक तो ये बनी कब थी, ये किसने इसका काम क्या था, और इसका एम क्या है। एम, इट फोकस ऑन द हेल्पिंग ऑफ द विक्टिम टू सिक्योर देयर ह्यूमन राइट्स, सिक्योर करना, उनको सुरक्षा देना, ये किसका काम है, NHRC का, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। ठीक है, जैसे जैसे मैं बोलता जाऊंगा वैसे वैसे आपने पढ़ते जाना है। ठीक है, तो कोई हार्ड चैप्टर नहीं है, आसान सा चैप्टर है। अब बात आती है रिट की, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। रिट होता क्या है, इसमें बच्चों को बड़ी कन्फ्यूज़न होती है। रिट क्या है, पहले इसकी हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, फिर मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, ए फॉर्मल लेटर, 2 तरह के लेटर होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल क्या होता है, जो सरकारी तौर के ऊपर बढ़िया तरीके से हम लिख के देते हैं। मान लो हमने कोई एडमिशन लेना है कॉलेज में, तो हम फॉर्मल लेटर लिख के देंगे, ऐसे नहीं घर पे बैठे हैं तुम मेरे को एडमिशन दे दो, ये लिख के दे दिया। तो एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट है कंटेनिंग एन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, ये कोर्ट का ऑर्डर है टू द गवर्नमेंट इशू बाय ओनली। हाँ, तो इसको याद रखना है, ऐसा ऑर्डर जो कोर्ट द्वारा हमें दिया जाता है। ठीक है, किस कोर्ट के द्वारा, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट द्वारा। अब रिट लगाते हैं। ठीक है, रिट मतलब कोई भी काम गलत हो रहा है उसके ऊपर आप याचिका इसको बोलते हैं, हम लगा सकते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा वहाँ पर बड़े कई जगह बहुत सारे घोटाले होते हैं, बहुत सारा रिश्वत लगता है। अगर आपको पता चल जाए तो आप एक फॉर्मल लेटर कोर्ट को लिख के भेज सकते हैं। ठीक है, जिसमें क्या है, आप लिख सकते हो कि मेरे को इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए, ये कैसे हुआ है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, रिट, ए फॉर्मल डॉक्यूमेंट कंटेनिंग एन ऑर्डर ऑफ कोर्ट। ठीक है, टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के लिए एक ऑर्डर होता है, ये किसके द्वारा इशू किया जाता है, रिट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिट को इशू किया जाता है। ठीक है, अब मान लो मैंने हाई कोर्ट में रिट लगा दी। ठीक है, अब मेरे को ये ऐसे पता चला कि इस वाले इंस्टीट्यूशन में बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है, बच्चों को पैसे दे के एडमिशन दे रहे हैं, तो मैं रिट लगा दूंगा हाई कोर्ट में। तो वो एक लीगल नोटिस होगा किसके लिए, उस प्रदेश में जहाँ पर वो कॉलेज है, गवर्नमेंट को, कि भाई चेक करो कि ये जो बंदे ने रिट लगाई है वो किसके ऊपर है, क्या ये सही है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं एक कॉन्सेप्ट के ऊपर, PIL, इसको बोला जाता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, PIL कोई भी बंदा फॉर्म कर सकता है। पहले हम इसको डेफिनेशन को रीड करते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। जैसे रिट आपको अच्छी तरह समझ आ गई ना, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे अधिकार है। ठीक है, अगर हमें अपने अधिकारों के बारे में पता होगा तभी हम समाज में कुछ गलत हो रहा है उसको सही कर सकते हैं। ये हमें दिए किसने है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं, संविधान ने। तो PIL क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है, तो इट इज़ ए पटिशन डैट, ये पटिशन का मतलब क्या होता है, जैसे आप अपने कॉलेज को फीस माफ़ करने के लिए एप्लीकेशन लिखते हो, तो एप्लीकेशन को क्या बोलते हैं, पटिशन। आपने पटिशन दी है, रिक्वेस्ट दी है। इट इज़ ए पटिशन डैट कैन बी फिल्ड बाय एनी मेंबर ऑफ पब्लिक, किसी भी पब्लिक, कोई भी पब्लिक मतलब आप भी मैं भी, कोई भी फॉर्म फिल करके दे सकते हैं, फॉर एनी मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, जहाँ पर पब्लिक का इंटरेस्ट है। ठीक है, जहाँ पर कोई भी रॉन्ग हो रहा है, कोई भी गलत हो रहा है, ये रिट जैसा ही होता है। ठीक है, कहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट में भी, हाई कोर्ट में भी। अब इसको समझो, पटिशन मतलब कोई भी एप्लीकेशन लिख के देना। ये देखो यहाँ पर जो मैंने पिक्चर भी लगाई है, कोई भी गलत आपको होता दिख रहा है, मान लो कोई किडनैप हो रहा है, ठीक है,
अब आप वहाँ पर बोल सकते हो कि गवाही दे सकते हो कि यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है, कोई लेके जा रहे हैं, गाड़ी नंबर ये है, ठीक है, वो तो अलग बात है। तो PIL का मतलब आपको आई होप अच्छी तरह समझ आ गया है। कोई भी पटिशन लिख सकते हैं, कोई भी हम एफिडेविट लिख सकते हैं। तो ऐसे ही आपने ये डेफिनेशन याद रखनी है। एक बार मैं फिर डेफिनेशन पढ़ देता हूँ। PIL मतलब इट इज़ ए पटिशन डैट, ये पटिशन है, एप्लीकेशन है, ये एक जिसको बोल सकते हो हमारी बात है। कैन बी फिल्ड बाय एनी मेंबर ऑफ पब्लिक, मतलब पब्लिक में से कोई भी मेंबर लिख सकता है। फॉर एनी मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, जिसमें पब्लिक का इंटरेस्ट हो। फॉर एनी रॉन्ग, मतलब सुप्रीम कोर्ट में भी और हाई कोर्ट में भी। आपने जोली LLB पिक्चर देखी थी फर्स्ट, जिसमें अक्षय कुमार नहीं था, उसमें उसने PIL की थी याचिका, ठीक है, जिसमें उसने बताया था कि जो एक्सीडेंट जिसने किया है, मेरे को लगता है शक है कि किसी और ने किया है, सज़ा किसी और को मिल रही है, तो उसने PIL दाखिल की थी। किसमें? सुप्रीम कोर्ट में भी कर सकते हो और हाई कोर्ट में भी कर सकते हो। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गया। उसके बाद बात करते हैं सेकुलर स्टेट की। उसमें बहुत सारी टर्म्स है, हमेशा याद रखना। हर चैप्टर में अगर टर्म्स आपको आती है ना, मतलब पता है, तो आप चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अगला कॉन्सेप्ट है सेकुलर स्टेट। सेकुलर स्टेट मतलब डज नॉट एस्टेब्लिश एनी वन रीजन और ऑफिशियल रीजन। अब इसको ध्यान से समझना। इंडिया इज़ ए सेकुलर कंट्री बोला जाता है ना, इसमें ये बोला गया है कि कोई भी धर्म को हमने ऑफिशियल नहीं दिया। ऐसे नहीं बोला कि इंडिया में हिंदू धर्म ही ऑफिशियल है, मतलब यही मान्यता प्राप्त है। क्यों? ऐसे लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, तो इसीलिए हर धर्मों का यहाँ पर सत्कार किया जाता है, पर किसी भी धर्म को ऑफिशियल नहीं माना गया है। हर धर्म को सत्कार दिया गया है, किसी भी धर्म को क्या नहीं माना गया? ऑफिशियल नहीं माना गया। ऐसे तो फिर लड़ाई झगड़े हो जाएंगे। मुसलमान बोलेंगे हम भी तो रहते हैं, ठीक है, हिंदू बोलेंगे हम भी तो रहते हैं, क्रिश्चियन बोलेंगे हम भी रहते हैं, तो ऐसे लड़ाई झगड़े होते हैं। तो इसको क्या बोला जाता है? सेकुलर स्टेट। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गया। अब अगली टर्मिनोलॉजी, समन। समन का मतलब क्या होता है, पहले समझो इस बात को। अगर मैंने कोई गलत काम किया है, ठीक है, अब मान लो मैंने कोई किसी का खून कर दिया, उसके बाद क्या होएगा? जिसका मैंने खून किया उसके परिवार वाले कोर्ट में जाएंगे और मेरे खिलाफ कंप्लेंट कर देंगे, ठीक है। वो कोर्ट मेरे को समन भेजेगा। समन मतलब कागज़ भेजेगा कि हाँ जी आपने शान जी इस डेट को आपने यहाँ पर आना है, ठीक है। तो जो मेरे को लेटर आएगा उसको क्या बोला जाता है? समन, ठीक है। अब इसको समझो अब इंग्लिश में। एन ऑर्डर इशू बाय कोर्ट, एक ऑर्डर है जो कोर्ट के द्वारा इशू किया जाता है, आस्किंग ए पर्सन टू अपीयर बिफोर इट। इससे पहले मेरे को आना चाहिए। मान लो 25 तारीख को मेरे को बुलाया गया, मेरे को क्या बोला जाएगा कि आपने 25 तारीख का आपका यहाँ पर समन है, तो मेरे को कोर्ट में 25 तारीख तक आना पड़ेगा मेरे को। ऐसा नहीं है 25 अगर मैं इसको टपा दूंगा, मतलब मैं क्या हो जाऊंगा, फिर मेरे को पुलिस लगा देंगे कि हाँ भाई इस बंदे को पकड़ो, ये गलती होगा इसलिए नहीं आ रहा, ठीक है। उसके बाद बात आता है क्लेम। क्लेम का मतलब होता है डिमांड फॉर लीगल। अब मान लो मेरी एक प्रॉपर्टी है, एक घर है मेरा, ठीक है, उसके डॉक्यूमेंट मेरे नाम पे हैं। अगर कोई भी उसको गलत तरीके से हथिया लेता है, कब्जा कर लेता है, तो मैं क्लेम कर सकता हूँ। क्लेम मतलब डिमांड फॉर लीगल, मतलब लीगल है, ये मेरा घर लीगल है, ये देखो मैं बोलूँगा मेरे पास सारे कागजात है घर के, तो ये घर मेरे को दो, कोर्ट में जाऊँगा, ठीक है। उसके बाद बात आती है कॉन्सेप्ट के ऊपर। मैं बता रहा हूँ इस चैप्टर में बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, मैं कॉन्सेप्ट के लिए करवा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद बात आती है दलित। दलित क्या होता है? ए पर्सन हु बिलोंग टू लो कास्ट लाइक SC डिप्रेस्ड। डिप्रेस्ड क्लास मतलब क्या होता है? जिनके पास इतने पैसे नहीं होते, समाज में उसको इतनी अहमियत नहीं मिलती, SC लोग, ठीक है। अब तो नहीं है, अब तो हमारे समाज में बराबरी है, पहले दलित बोला जाता था उसको। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह पढ़ रहे हैं। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? दलित, क्लेम, समन, क्योंकि हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं। हम समन हमने क्या है, समन का भी आदर करना है, क्लेम भी कर सकते हैं। और दलित चाहे वो SC है, चाहे वो BC है, चाहे वो डिप्रेस्ड क्लास है, हम सभी क्या है, बराबर हैं इंडिया में, ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं अरेस्टेड पर्सन राइट। अब मान लो आपको पेपर में कॉन्सेप्ट आता है व्हाट आर द
राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन। अगर कोई पुलिस किसी को ले गई है उठा के तो उस पर्सन के क्या क्या राइट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। अरेस्टेड पर्सन राइट सबसे पहला राइट टू बी डिफेंड बाय लॉयर ऑफ हिज चॉइस। हाँ जी, वो अपने आप को डिफेंडेड मतलब अपने आप को बचा सकता है, लॉयर करवा सकता है। अब मान लो कोई किसी ने कोई किसी को पुलिस लेके चली जाती है, उस बंदे के क्या अधिकार है, वो क्या कर सकता है, वो जाके अपना लॉयर करवा सकता है अपनी मर्ज़ी से। ठीक है, ऐसे नहीं उसको पुलिस वाले रोकेंगे, हाँ भी तू क्यों लॉयर करवाना चाहता है। ठीक है, वो करवा सकता है, उसकी मर्ज़ी है। ठीक है, तो ये उसका पहला अधिकार है। दूसरा, अरेस्टेड पर्सन मस्ट बी प्रोड्यूस बिफोर यहाँ पर नियरेस्ट मैजिस्ट्रेटेड विद इन 24 आवर। हाँ जी, मैजिस्ट्रेटेड क्या होता है? मैजिस्ट्रेटेड एक ऐसी पोजीशन है जो जो हमें क्या देता है। अब यहाँ पर मैजिस्ट्रेट की मैंने एग्जांपल डेफिनेशन भी लिखी है। ए पर्सन हु एक्ट्स एज जज इन ए लॉ कोर्ट। जो छोटी कोर्ट्स में बैठते हैं, छोटी कोर्ट्स में जो जज बैठते हैं उसको मैजिस्ट्रेट बोला जाता है। जो अरेस्टेड पर्सन होता है मस्ट बी प्रोड्यूस बिफोर नरेटिंग। अब ऐसा तो है नहीं उसको सीधा जज के पास, मेन जज के पास ले जाएंगे, उसको सबसे पहले छोटी कोर्ट्स में जज सुनेंगे, उसके बारे में देखेंगे, हाँ भी जो पुलिस उठा के लेके गई है इस बंदे को, उसने जुर्म किया है या नहीं किया, कि पुलिस वाले ने ऐसे ही उसको धक्के से उठाया गया है। ठीक है, उसके बाद आता है लास्ट वन इज़ नो अरेस्ट विदाउट द रीज़न। हाँ जी, कोई रीज़न के बिना पुलिस ऐसे किसी को अरेस्ट नहीं कर सकती। अब मान लो कोई भी पुलिस ऐसे तो किसी को उठा के ले जाएगी, शक है भाई आपने ये चोरी की है, ऐसे तो पूरा पूरा एरिया उठा के ले जाएगी। मान लो किसी एरिया में चोरी हुई है तो पुलिस तो ऐसे सारे एरिया में लोगों को उठा के ले जाएगी कि हाँ भी हमने पूछताछ करनी है, ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गई। उसके बाद बात आती है एक अगले कॉन्सेप्ट की। अगला कॉन्सेप्ट है एथनिक। एथनिक का मतलब होता है धार्मिक। याद रखना, जहाँ पर ये वर्ड आएगा ना एथनिक, अगर आ जाएगा व्हाट इज़ द एथनिक कंपोजिशन ऑफ इंडिया। एथनिक मतलब धार्मिक कंपोजिशन। इंडिया में कौन कौन से धर्म के लोग रहते हैं? एक ग्रुप ऑफ पीपल विद ऑल रिलीजन। सभी धर्मों से रिलेटेड जो पर्सन है उसको क्या बोला जाता है? एथनिक। उसके बाद बैगर, आपने सुना ही होगा, एनी वर्कर इज फोर्स टू रेंडर गिव सर्विस मैटर फ्री ऑफ चार्ज। मतलब क्या है, इतनी बुरी सिचुएशन हो जाना, कोई भी पर्सन है यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट में अपनी सर्विस को प्रोवाइड करता है, उसको क्या बोला जाता है? बैगर। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गया। ये बेटा छोटा मोटा कॉन्सेप्ट है जो आपको पेपर में एज ए टर्म यूज़ हो सकता है। उसके बाद बात करते हैं हमारे आर्टिकल्स की। आर्टिकल क्या होता है? जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का कोड वर्ड ही है ये। जैसे हम कोड वर्ड्स में बात करते हैं ना, तो आपने यही मान लेना आर्टिकल क्या है? हमारी इंडिया की संविधान के कोड वर्ड्स है। अगर मैं बोलूँ आर्टिकल, आप सर्च कर लेना। अगर हम बात करते हैं पार्लियामेंट की, ठीक है, पार्लियामेंट क्या होती है आपको पता ही है। अगर मैं गूगल पे सर्च मारूंगा ना अबाउट आर्टिकल 79 तो पार्लियामेंट के बारे में आएगा। चाहे पार्लियामेंट सर्च मार लो चाहे आर्टिकल सर्च मार लो। अगर कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज में बोलोगे तो आर्टिकल है। ठीक है, आर्टिकल क्या है, आपने ये अब डेफिनेशन इसकी याद रखनी है। आर्टिकल इज़ अ लीगल रूल। रूल को बोला जाता है इन ए लीगल डॉक्यूमेंट। लीगल डॉक्यूमेंट कौन सा होता है? कॉन्स्टिट्यूशन। एक लीगल मतलब जो पूरी तरह सरकार ने चलाया है, लीगल है मतलब इलीगल नहीं है जो। ठीक है, बढ़िया है। तो बेसिकली कुछ आर्टिकल आपने याद रखने हैं। जो आर्टिकल 16 है, इस 16 क्या बोलता है? एनीवन इक्वली इन द मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 16 हमें ये बोलता है अगर कोई भी जॉब है, मान लो कोई भी गवर्नमेंट जॉब निकलती है, तो आर्टिकल 16 क्या बोलता है? चाहे हिंदू भरे चाहे मुसलमान भरे इंडिया में, चाहे काला भरे चाहे गोरा, चाहे लंबा चाहे छोटा, सभी को वो इक्वली जॉब मिलेगी अगर वो एलिजिबल है। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 14 क्या बोलता है? 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ। चाहे हम हिंदू हैं चाहे मुसलमान चाहे अमीर चाहे गरीब, हम अपने कानून के आगे बराबर हैं। ठीक है, इसलिए आप देखते हो ना बड़े बड़े लीडर्स के ऊपर, बड़े बड़े एक्टर्स के ऊपर केस चलते हैं, तो बड़े हैं इसलिए ऐसे नहीं कि छूट जाएंगे वो। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 24 क्या बोलता है? आर्टिकल 24 बोलता है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब होता है मनाही। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन फोर्स लेबर।
24 ये बोलता है कि हम किसी से धक्के से काम नहीं करवा सकते। अगर कोई आप देख लेते हो कोई किसी को धक्के से काम करवा रहा है, छोटे बच्चों से काम करा रहा है, तो आप अंडर आर्टिकल 24 आपको सज़ा दिलवा सकते हो। इसमें क्या आएगा, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो मैंने बताया था। मिनिमम एज कितनी है, 14 साल से कम बच्चों को चाइल्ड लेबर नहीं करवा सकते। आर्टिकल 24 बोलता है, अगर आप ऐसा देखते हो तो आप आर्टिकल 24 तहत क्या एप्लीकेशन कोर्ट में लगा सकते हो, उसको सज़ा होएगी जो अगर पकड़ा गया। आर्टिकल 19 क्या बोलता है, फ्रीडम टू मूव फ्रीली। अगर हमने कहीं पे भी घूमना है तो हम 19 आर्टिकल के अंडर घूमते हैं, ठीक है। ये आर्टिकल अलग अलग कोड लैंग्वेज जैसे मैंने आपको बोला था, ठीक है। उसके बाद अगला आर्टिकल आता है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 क्या है, राइट टू लिव, जीने का अधिकार, ठीक है। याद रखना एक बात, हमारे सारे सस्पेंड हो सकते हैं आर्टिकल, ये वाला 21 सस्पेंड नहीं हो सकता। अगर हमें मान लो कोरोना है, हमें बाहर जाने से रोक सकते हैं, ऐसे तो नहीं पुलिस वाले रोक सकते हैं, हाँ भी अपनी सांस रोको, आपको जीने का कोई अधिकार नहीं है। तो आर्टिकल 24 हमेशा रहने वाला एवरग्रीन आर्टिकल है। उसके बाद आर्टिकल 27 क्या बोलता है, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। एबोलिशन मतलब होता है ख़त्म करना। अनटचेबिलिटी पहले क्या होता था कि गरीब आदमी को छूने नहीं दिया जाता था, अमीर आदमी को वो भेदभाव करते थे। तो आर्टिकल 17 क्या बोलता है, अनटचेबिलिटी नहीं कर सकते। आप मान लो मैं छोटी जात का हूँ, अगर मैं बड़ी जात के बंदे को हाथ लगाता हूँ, अगर वो मेरे को मारे, को बोले कि आपने मेरे को हाथ नहीं लगाना, तो आर्टिकल 17 के अंडर उसके ऊपर मैं केस लगा सकता हूँ। मेरा ये आर्टिकल 17 उसने सस्पेंड करने की कोशिश की है। उसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 28। ये आपको एज इट इज़ याद रखने पड़ेंगे। आर्टिकल 25 से लेके 28 क्या बोलते हैं, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हम कोई भी धर्म अपना सकते हैं, बट सम रिस्ट्रिक्शन क्या है। अब रिस्ट्रिक्शन मतलब कुछ मनाहियाँ भी हैं धर्म से रिलेटेड, ठीक है। अब अगला क्या है, नो फोर्सली कन्वर्ट एनी पीपल अगेंस्ट हिज विल। अब मान लो मैं हिंदू हूँ, मेरे को पकड़ के मुसलमान ले जाएं कि हाँ तूने मुसलमान ही बनना है, तो ये नहीं कर सकते। ये अगर करेंगे तो उनके ऊपर केस हो सकता है। दूसरा, आर रिलीजन आर इक्वल बिफोर स्टेट, नो रिलीजन की प्रेफरेंस। सभी किसी भी जिस स्टेट में रहते हैं वो सभी धर्म इक्वल हैं, किसी को प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी, ठीक है। जैसे क्लास में होता है ना, सभी बच्चों के साथ एक जैसा व्यवहार करना है, ठीक है। टीचर ऐसा नहीं है कि कुछ बच्चों को पढ़ाता है कुछ बच्चों को नहीं पढ़ाता, सभी को प्रेफरेंस दी जाती है, ठीक है। अगला है, एक्टिविटी शुड प्रेफर इन द रिलीजन अकॉर्डिंग टू लॉ के अकॉर्डिंग ही सभी धर्मों के लोग अपने अकॉर्डिंग चल सकते हैं। अब मान लो गुरुद्वारे की बात करें, ठीक है, या किसी भी धार्मिक संस्था की बात करें, वो लॉ के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। ऐसे तो नहीं है जो सिख हैं, तलवार उन्होंने सिक्खी धारी हुई है तो किसी का मर्डर कर सकते हैं, नहीं कर सकते। टांग सकते हैं, लगा सकते हैं, ये उनका राइट है, पर उससे गलत कुछ नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता। आपको XYZ कोई भी धर्म है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो सिख है, सभी बढ़िया से चलते हैं। आज के टाइम में सभी धर्म बढ़िया तरीके से चलते हैं लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है, मिलजुल के रहते हैं। तो ये कुछ रिस्ट्रिक्शन अगर पेपर में आ जाती हैं, क्या रिस्ट्रिक्शन है रिलीजन को लेके, तो ये सारी आपने लिखनी है यहाँ पर। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गई। अब बेसिकली आपने क्या है, इस नोट्स को रिवाइज़ करना है, ठीक है। एग्ज़ाम में जाने से पहले आपके 100% क्वेश्चन यहाँ पर कवर हो जाएंगे। तो अगला कितना रह गया चैप्टर हमारा, एक स्लाइड, हाँ जी ये लास्ट स्लाइड ही है आपकी, ठीक है। उससे आपका सारा चैप्टर अच्छी तरह कवर हो जाएगा। जैसे मैंने बोला था माइनॉरिटीज़ और मेजॉरिटीज़ और माइनॉरिटीज़। अब माइनॉरिटी की बात करें, कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है, 29 और 30, ठीक है। जो माइनॉरिटीज़ हैं जैसे SC कैटेगरी, SC BC कैटेगरी, कोई भी कैटेगरी, तो वो किससे रिलेटेड है, माइनॉरिटी रिलेटेड कौन से आर्टिकल 29 और 30। और 29 क्या बोलता है, एन एब्सोल्यूट राइट ऑफ फॉर माइनॉरिटी। सभी को माइनॉरिटी है, चाहे उस मान लो एक देश है, वहाँ पर हिंदू ज़्यादा, इंडिया की बात कर लेते हैं, हिंदू ज़्यादा रहते हैं, ऐसे तो नहीं हिंदुओं को ही सारा कुछ मिलेगा, माइनॉरिटीज़ को भी मिलेगा। और 30 क्या बोलता है, राइट टू माइनॉरिटी टू एस्टैब्लिश एनी एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। अब चाहे माइनॉरिटी कमी है किसी भी संस्था की, तो अपने अकॉर्डिंगली वो क्या है, कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को चला सकता है। कोई भी मान लो, अब मान लो इंडिया की बात करें, यहाँ पर हिंदू ज़्यादा है मुस्लिम कम है, तो मुस्लिम लोग अपना कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, पर गलत नहीं होना चाहिए।
वट एवर बेस ऑन द रिलीजन और लैंग्वेज, चाहे वो कौन से रिलीजन से रिलेटेड हो, चाहे कौन सी लैंग्वेज। मान लो लैंग्वेज की बात करें, हिंदी ज़्यादा यहाँ पर बोली जाती है, मान लो यहाँ पर उर्दू बोलने वाला कोई आ जाए तो वो भी अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन स्टार्ट कर सकता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 30। मतलब हमारे संविधान ने किसी को रोका नहीं है, कोई गलत नहीं काम होना चाहिए, सभी को सभी छूट है, भाईचारे से रहना आपने, ठीक है। आई होप ये 29 आर्टिकल और 30 आर्टिकल आपको अच्छी तरह समझ आ गए, ये आपको एज इट इज़ पेपर में आएंगे, ठीक है। उसके बाद अगला कॉन्सेप्ट आता है और लास्ट, राइट टू फ्रीडम। अब फ्रीडम की बात करें, आज़ादी किस किस चीज़ में हमने आज़ादी है, हमारा संविधान हमें कौन कौन सी चीज़ों की आज़ादी देता है। फर्स्ट, राइट टू फ्री मूवमेंट, हम कहीं पर भी मूवमेंट कर सकते हैं, अब मेरा जम्मू कश्मीर जाने का मन है तो जा सकता हूँ। दूसरा, फ्रीडम टू लिव इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के कौन से भी पार्ट में जाके रह सकता हूँ, जम्मू कश्मीर, ठीक है, किसी भी पार्ट में मेरे को कोई भी चीज़ रुकावट नहीं देता मेरे को, ठीक है। थर्ड, फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, चाहे मैं टीचर बन जाऊँ, चाहे मैं लॉयर बन जाऊँ, ठीक है, जो मर्जी प्रोफेशन मैं चूज़ कर सकता हूँ, बढ़िया होना चाहिए, ऐसे नहीं चोर बन सकता हूँ, वो नहीं है। फ्रीडम है पर बुरे कामों के लिए फ्रीडम नहीं है। अगला है फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म, हाँ जी, हमें आर्म्स का मतलब है हथियार, हम कहीं पे भी स्थापित कहीं पे भी रह सकते हैं, पीसफुली रह सकते हैं, हथियारों का प्रयोग नहीं कर सकते, वो इलीगल होगा, ठीक है। अगला है राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन, हम कोई भी एसोसिएशन ग्रुप बना सकते हैं। मान लो मैं एक ग्रुप बना दूं कि हमने स्वच्छ भारत अभियान करना है, तो मैं अपना ग्रुप बना दूंगा, हाँ भी हमने जहाँ पर भी कूड़ा करकट देखा तो मैंने यूनियन बना ली उसको साफ़ करने की। ऐसा नहीं है कि मैं गलत कामों के लिए यूनियन बना दूंगा, अभी मेरे को मान लो मैं हिंदू हूँ, मेरे को कोई भी मुसलमान दिखा तो उसको मारना है, तो इसी के लिए मैं अपराधी हूँगा, मेरे को सज़ा हो सकती है। लास्ट वन इज़ अ राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हाँ जी, हम कहीं पे भी जाके बोल सकते हैं, हमें पूरा का पूरा अधिकार है। अब मान लो मैं कहीं पे भी जाता हूँ, मैं बोल सकता हूँ, मेरे को बोलने का पूरा अधिकार है, बट कुछ रिस्ट्रिक्शन है, ये याद रखना है। सॉरी, यहाँ पर कुछ रह गया, वेट मैं करता हूँ, सॉरी। हाँ जी, अगला है राइट टू, जो आपने पढ़ा है राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसमें सम रिस्ट्रिक्शन है, कुछ रिस्ट्रिक्शन है, नो स्पीच अगेंस्ट गवर्नमेंट। अब मैं ऐसे तो नहीं बोल सकता कि सरकार के खिलाफ गंदी बातें करने लग जाऊं माइक में, ये मेरे को नहीं है फ्रीडम। नो वन कैन यूज़ फ्रीडम टू, यहाँ पर एक आपने याद रखना है, इंस्टिगेटेड का मतलब होता है भड़काना, अगेंस्ट अदर, हमें बोलने का तो अधिकार है पर हमें ये अधिकार नहीं है कि हम किसी के ऊपर किसी को भड़का दें, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर एक पाकिस्तानी है, मैं उसको भड़का दूँ, हाँ अभी तेरी मिनॉरिटी है, कमी है, तो ऐसा कर, बम फेंक दे वहाँ पर, तो ये बुरी बात है। बोलने का अधिकार है मेरे को, पर गलत बोलने का अधिकार नहीं है। आई होप ये चैप्टर यहाँ पर होता है ख़त्म। अच्छी तरह मेरे को लगता है मैंने समझाने में सफल हुआ हूँ, ठीक है। अगर आपने ये वीडियो दोबारा देखनी है तो आपको पूरी तरह चैप्टर अच्छी तरह रट जाएगा। नोट्स लेने हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। ये 47 मिनट या 48 मिनट आपने अपनी लाइफ के निकाले हैं, तो बेसिकली आपको कुछ बढ़िया सीखने को मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय, टेक केयर, मिलते हैं किसी और चैप्टर में।